नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। दिल्ली में 3 छात्रों की जो आईएएस की तैयारी कर रहे छात्र थे उनकी जान गई और उसके बाद दिल्ली के तमाम इंस्टीट्यूशन जो है, जो कोई कंप्यूटर एजुकेशन दे रहा है, कोई आईएएस की पढ़ाई पढ़ा रहा है, साथ ही साथ अन्य तरह के जो छोटे छोटे कोचिंग संस्थान हैं उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसलिए क्योंकि एमसीडी हो या तमाम एजेंसी, वो अब इन छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन की तरफ अपनी निगाहें गड़ाई हुई है और उन्हें सील कर रही है। इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए क्या ये जो कार्रवाई है वो सही है या इससे गलत माना जाना चाहिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली स्किल डेवलपमेंट सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन श्वेतांशु जैन साहब। बहुत बहुत स्वागत जैन साहब आपका। सबसे पहले, चूंकि शिक्षा जो है, शिक्षा पे सबका अधिकार है और बात होती है कि शिक्षा का कोई मोल नहीं है, लेकिन घटनाएं होती हैं। आप देखिए कमर्शियल कितने हो गए हैं। सबसे पहले तो आप लोग, और 3 छात्रों की जान जाना बेसमेंट में पानी भरने के बाद, ये दुखद तो है, लेकिन अब कार्रवाई जो है वो छोटे छोटे लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। देखिए, नमस्कार। प्राथमिकता तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा, हमें जो अभी छात्रों की मृत्यु हुई है, अकस्मात मृत्यु हुई है, उसका बहुत अफसोस है। सबसे बड़ी चीज कि कोई भी छात्र इस तरीके की उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। छात्रों की जो सेफ्टी है वो पैरामाउंट है, वो सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आपको कुछ बातें समझनी होगी। इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशन को दोषी करार करना, या मैं मीडिया चैनल्स में आजकल देख रहा हूँ कोई माफिया बोल रहा है, कोई गुंडा बोल रहा है, कोई डॉन बोल रहा है, वो ठीक नहीं। दिल्ली जो है 1962 के मास्टर प्लान पर आधारित है। उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होती रही। फिर उसके बाद 2021 का मास्टर प्लान आया। फिर 2006 में जब सीलिंग की ड्राइव शुरू हुई थी, तो उसके बाद तब हमारे जो अर्बन मिनिस्टर थे श्री अजय माखन जी, उन्होंने नोटिफिकेशंस निकाली और दिल्ली के रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियल एरियाज में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे कि विकास मार्ग हो गया, आपका पीतापुरा वाली रोड हो गई, रिंग रोड्स हो गई। तो उस टाइम पे लोगों ने फिर एमसीडी को भर भर के कन्वर्जन और पार्किंग चार्जेस भी दिए, खुशी खुशी दिए कि भाई अब हमारा कमर्शियल हो गया, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, वो उनको तोड़ के कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बनाया गया। लेकिन उस टाइम पे भी कोशिश ने फायर एनओसी की हमें कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा बिल्डिंग बायलॉज में था ही नहीं। बिल्डिंग बायलॉज में क्लियरली स्टेट किया जाता है कि अप टू 15 मीटर्स ऑफ हाइट, 15 मीटर की हाइट तक कोई किसी भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को फायर एनओसी की जरूरत नहीं है जी। अब यकायक एक 2020 में नोटिफिकेशन निकलती है, उसमें कहते हैं फायर एनओसी की जरूरत है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, वो फायर एनओसी जो है हम कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग इक्विप्ड ही नहीं है। फायर एनओसी के लिए 25,000 लीटर का वाटर टैंक चाहिए छत पे जी। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वैसा बना ही नहीं। फायर एनओसी के लिए 2 सीढ़ियां चाहिए आपको, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, और वो जीना भी 5-5 फुट का चौड़ा होना चाहिए। मुझे दिल्ली में ऐसी बिल्डिंग्स दिखाई है जहां पे 5-5 फुट के जीने हैं। मैं प्राइवेट बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। अगर दिल्ली में 100 बिल्डिंग बनी हुई है इकट्ठी, फर्ज कीजिए, तो 99 बिल्डिंग ऐसी जिसमें फायर एनओसी के लिए वो इलेक्ट्रिक है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, सारे इंस्टीट्यूशंस को आप एक मापदंड से नहीं तोल सकते कि कमर्शियल है। देखिए, जो आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक अलग कैटेगरी है। फिर उसके बाद एक बच्चा होता है जो आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करता है, वो दूसरा इंस्टीट्यूशन हो। एक वो तीसरा हो गया सीए की जो तैयारी कर रहा है जी। चौथा हो गया सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। 5वां हो गया जो कि स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, एनएसडीसी के कोर्सेज कर रहे हैं, जो कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और उसके बाद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी अगुवाई में चल रहा है। इन्होंने स्किल इंडिया का नारा दिया। तो उसमें क्या विभिन्न तरीके के कंप्यूटर कोर्सेज या जेम डिजाइनिंग कोर्सेज या ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्सेज या टूरिज्म कोर्सेज, ये सारे चलाए जाते हैं। बिल्कुल। उससे क्या होता है, बच्चा 6 महीने 1 साल का कोर्स करता है। फर्ज कीजिए कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, वो टैली और जीएसटी का कोर्स करता है। जब से जीएसटी आया है, जॉब्स की बहुत डिमांड है, इमीडिएटली उसकी जॉब लग जाती है। अब जो वो बच्चा है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैक्सिमम बच्चा, और
वो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है वो 1,00,000-2,00,000 फीस नहीं दे रहा है, वो फीस दे रहा है 800 रुपए महीना, 1200 रुपए महीना, 1,000 रुपए महीना, 6 महीने का कोर्स कर रहा है। आप ये बताइए, और उसके बाद उसकी जॉब भी लग रही है, इंडिया स्किल भी हो रहा है। वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी सीट्स नहीं है कि वो सबको अकोमोडेट कर ले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो आगे दिल्ली के बाहर नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए हमारे जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ब्रिज का एक काम करते हैं, इंडस्ट्री से उसको मिलवाने के लिए, उसको एम्प्लॉयमेंट दिलवाते हैं। आप बताइए, हम क्या कोई गुनाह करते हैं, कुछ गलत करते हैं? आप सबको एक मापदंड से कैसे तोलिएगा? हम क्या माफिया लगते हैं? एक इंसान जो 800 रुपए महीना, 1,000 रुपए महीना ले रहा है और बच्चों को शिक्षित कर रहा है, और वो देश में कुछ कोशिश करके उनको एम्प्लॉयमेंट लगे ताकि वो अनलॉफुल एक्टिविटीज में आगे ना पड़े, तो क्या कोई हम गुनाह कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन आप सबको एक तराजू से नहीं तोल सकते। आपने बिल्कुल सही बातें कही है, लेकिन कई सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो अभी करोड़ों नहीं अरबों में अर्निंग कर रहे हैं, और जिस जगह पर हादसा हुआ वहां भी देखिए आप, छात्रों में क्या गुस्सा था। जो बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, बड़े जो फेमस चेहरे हैं आईएएस की पढ़ाई पढ़ाने वाले, वो लोग कहाँ गायब हो गए थे? ऐसे हादसे में क्या छुप कर बैठना चाहिए था? भले ही बाद में आप लोग सामने आए। देखिए, ऐसे हादसे में छुप के नहीं बैठना चाहिए था, पहली चीज ये। दूसरी चीज, उससे बड़ी चीज, बेसमेंट में अगर क्लासेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना करा हुआ है, तो वहां पे चाहे क्लासेस चल रही थी या लाइब्रेरी थी, वो वहां पे नहीं चलनी चाहिए थी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब ये, क्योंकि ये हादसा हो चुका, मैं ये भी समझता हूँ कि हो सकता है कि उस टाइम पे जो इंस्टीट्यूशन के ओनर्स थे, वो क्या पता वो उस वक्त दिल्ली में ना हो, कहीं बाहर हो, उन्होंने कहीं भागे नहीं, उन्होंने खुद से सरेंडर भी कर दिया, इमीडिएटली सरेंडर भी कर दिया। जब पुलिस ने बुलाया तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो एक पढ़े लिखे आदमी, वो आगे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। हाँ, जो कानून की प्रक्रिया है, जो मुझे भारतीय कानून पे और संविधान पे पूरा भरोसा है, तो कानून, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन हाँ, जो हुआ हादसा वो गलत था। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर फायर एनओसी के लिए, जैसे फर्ज कीजिए 3 सिलेंडर की जरूरत है, तो 6 लगा दीजिए। अगर फायर सेफ्टी अलार्म 2 लगाने, 8 लगवाइए। जो चीज करवानी है वो करवाइए, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिल्ली में देनी पड़ेगी। या तो पूरी दिल्ली टूट के बने, पूरी दिल्ली टूट के बने। आप बताइए, नीचे एक रेस्टोरेंट चल रहा है, ये पॉसिबल है क्या पूरी दिल्ली टूट के बने? दिल्ली टूट के नहीं बन सकती, क्योंकि एक बिल्डिंग है, उसके 4 ओनर है, उसके 4 फ्लोर है, कई जगह 4 फ्लोर में 12 ओनर है। हर आदमी मानेंगे नहीं तोड़ के बनाने के लिए, किसी के पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, गवर्नमेंट कैसे फंडिंग करेगी? वो बहुत दिक्कत का सबब बन जाएगा। हम सब लोगों को मिलकर कोई राय बनानी पड़ेगी। अब जो आप फर्ज कीजिए, जो स्किल डेवलपमेंट का बच्चा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, वो जमुना पार रहता है, वो जमुना पार में ही कोर्स कर रहा है। आपको क्या लगता है, अगर डीडीए जमीन नरेला में दे देगी या कहीं और दे देगी, क्या वो बच्चा जाएगा इतना किराया खर्च के? और वो शाम को वो बच्ची कितने बजे तक घर पे आएगी? लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बड़ी जो एजुकेशनल हब बनाने की बात चल रही है, उस पे आप कह रहे हैं। तो आपको पांचों मियाँ एक समान नहीं होती। आपको जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में मार्क करना पड़ेगा। जो बड़े इंस्टीट्यूशन हुए, जैसे आईएएस हो गए, या ये सिर्फ आईएएस के इंस्टीट्यूशन में कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएट बच्चा ही जाता है, वहां का आप एक हब बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, वो 10वीं के बाद ही तैयारी करना शुरू कर देता है, नीट की तैयारी करना शुरू कर देता है, क्या वो बच्चा इतनी दूर ट्रैवल करेगा? उसका तो टाइम सारा बर्बाद हो जाएगा। सिमिलरली, जो बच्चा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है, उसकी क्लास 2 घंटे की होती है, क्या वो 2 घंटे की क्लास करने के लिए 6 घंटे ट्रैवल करेगा? वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो अथॉरिटीज को ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लानी पड़ेगी। अभी देखिए, जो बेसमेंट सील हुए हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी है, उन्होंने अपनी फीस डबल कर दी है। ये सारी बातें भी सामने आ रही है, और आप कह रहे हैं कि आप माफिया कह के नहीं संबोधित कर सकते। फीस बढ़ाने की जरूरत क्या है? फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट, और उसके बाद आप अगर ग्राउंड फ्लोर की बात कर लें, तो आप उसी चीज का जो आप बेसमेंट में करा रहे थे, उसी की फीस आपने डबल कर दी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये इंस्टीट्यूशन ओनर्स ने नहीं करी है सर। पीछे से हुआ क्या, उनको ये नोटिस मिला, मकान मालिकों ने नोटिस दिया, या तो खाली करो या हमारा किराया आज से 1.5 हो गया या डबल हो गया, वॉट एवर इट इज। और ये मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि
मेरे पास कई सारे सज्जन आए हैं कि सर अब ये अचानक से लैंडलॉर्ड्स के नोटिस आने शुरू हो गए, हमारा किराया डबल करना, खाली करो 1 महीने के अंदर। तो जो लाइब्रेरी ओनर है वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए उनको फीस मजबूरन उतनी बढ़ाई है उन्होंने जिससे कि उनका रेंट निकल जाए, बच्चे को नुकसान ना हो। अपने फायदे के लिए नहीं करा, और पीछे से लैंडलॉर्ड ने जो अपने रेंट्स बढ़ाए, जो दिल्ली की रेंट मार्केट में अब इजाफा हुआ, वो रेंट इसलिए उसको वो फीस बढ़ा। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से पूरा प्लान बनाना चाहिए सरकार को, इंस्टीट्यूशंस को? क्या दोनों को मिलकर ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, और ये समस्या ऐसा नहीं, दिल्ली गैस के चैम्बर पर बैठा हुआ है और ये प्रमाणित हो चुका है, कई विशेषज्ञों ने कह दिया, आपने अभी खुद स्वीकारा है कि भाई जो प्लान बना था 1962 में उसी बेस पर दिल्ली बसा हुआ है, और उस बिहार पर अगर आप चाहेंगे कि नए सिरे से कुछ हो तो नामुमकिन है। मुमकिन तो हो सकता है लेकिन इसे नामुमकिन कह दीजिए, क्योंकि ना तो इतना किसी के पास पैसा है और ना ही अर्निंग भी, मतलब टीचर्स भी ऐसा नहीं कि बहुत कमा रहे हैं। तो कैसे समाधान निकले? कुछ राय जो आपके एसोसिएशन ने सोचा हो, आप तमाम इंस्टीट्यूशन के साथ बैठते हैं। देखिए, दिल्ली में जब भी अभी कोई समिति जो बने उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे इंस्टीट्यूशन के ओनर्स हो, जो डिफरेंट उसके कैटेगरीज के, चाहे एमसीडी कमिश्नर हो, चाहे दिल्ली फायर सर्विस ऑफिशियल्स हो, चाहे पुलिस ऑफिशियल्स हो, इन सब लोगों की एक टीम गठित करनी चाहिए और सबके सुझाव लेने चाहिए। और जो उसके बाद ये सारे सुझाव लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाने चाहिए, और उनको जो बेटर लगे, जो सुझाव बेटर लगे, जो कि फीजिबल हो, जिसको हम एक्चुअल में हम लोग जमीन पे उतार सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, वो सारी चीजें करनी चाहिए। ये चीजें 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में नहीं हो सकती। किसी भी सिस्टम को ठीक करने के लिए टाइम लगता है। आप अचानक से बच्चे की एजुकेशन बंद नहीं कर सकते। आप फर्ज कीजिए, आपने आज बोला कि मैं कल से हिंदुस्तान में कोई आईएएस इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा, हिंदुस्तान में कोई स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा जब तक फायर एनओसी की बिल्डिंग नहीं होगी, सब कुछ बंद कर दो। आपने कभी सोचा उतना बच्चा कहाँ जाएगा? आपने कभी सोचा जितने लोगों को रोजगार मिलता है वो लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को 1 साल का 6,000 करोड़ जीएसटी पे करते हैं, गवर्नमेंट को फंडिंग की लॉस है। उसके अलावा कितनी अलाइड सर्विसेज हैं, कोई जो बाहर कोई कुछ लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कोई स्टेशनरी बेच रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कितनी सारी एलाइड सर्विसेज हैं, वो इफेक्ट होंगी। तो आपको बेसिकली यू डोंट हैव टू किल द इंडस्ट्री, यू नीड टू अंडरस्टैंड। हर कोई इंस्टीट्यूशन चलाने वाला, हर कोई एंटरप्रेन्योर, हर कोई बिजनेसमैन वो गंदा नहीं होता है। एक तरफ तो मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं इन्वेस्ट इन इंडिया, और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में इस वक्त उसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। जो इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है उसको ही किल करने में लगे हुए हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहूंगा कि लोग अपने जो भी डिसीजन मेकर वो अपने एसी चैम्बर से बाहर निकले, जमीनी हकीकत को समझे। जो झुग्गियों का बच्चा है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है, जो कि ये कंप्यूटर संस्थानों में पढ़ रहा है, जिसकी आंखों में सपने हैं, आप कम से कम उसके वो सपने तो मत उड़ाइए। आपने देखा कि क्या परेशानियां हैं इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोगों की। हमारे साथ अभी बने हुए थे दिल्ली स्किल डेवलपमेंट सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन श्वेतांशु साहब, और इन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि जिस प्लान को तैयार करना चाहिए सरकार उस प्लान की ओर ध्यान नहीं दे रही है। कार्रवाई जोर शोर से दिल्ली में चल रही है और इससे छात्रों का भी नुकसान है, इंस्टीट्यूट्स के भी नुकसान है और गवर्नमेंट का भी नुकसान है। इसलिए जरूरत है कि सभी एजेंसियों को मिलकर एक साथ बैठकर इस मुद्दे से पर्दा हटाने की, इसके समाधान को ढूंढने की। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अभिषेक कुमार।